आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कुरान की 26 आयतें हटाने की याचिका पर वसीम रिजवी का सख्त विरोध। लखनऊ में उनकी हयाती कब्र तोड़ी गई। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले किसानों को दिल्ली से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। लखनऊ में सपा ने लगाए अखिलेश बनाओ योगी के होर्डिंग। गाजियाबाद में पीड़ित बच्चा घटना पर बोला मंदिर में पानी पीने पर हुई थी पिटाई। भारत में नए कोविड-19 केसों में 3.8% बढ़ोतरी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहुल गांधी ने की पब्लिक से अपील, कोरोना से रहें सावधान। म्यांमार में 50 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद कई जिलों में मार्शल लॉ। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा मंदिर विवाद में हिंदुओं और मुसलमानों में सुलह। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी कुरान की आयतों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के बाद सख्त विरोध झेल रहे हैं। बीते रविवार को लखनऊ में उनकी हयाती कब्र तक तोड़ दी गई। लखनऊ में तालकटोरा की करबला में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के हयाती कब्र कल रात तोड़ दी गई। बता दें कि हयाती कब्र उन कब्रों को कहते हैं जिसे लोग अपनी जिंदगी में अपनी पसंद की करबला या कब्रिस्तान में पहले से कब्र का पैसा देकर बुक करवा लेते हैं और उस जगह अपने नाम का पत्थर और कब्र की अनुकृति बनाने के लिए संगमरमर वगैरह लगवा देते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने लखनऊ की मशहूर ताल कटोरे की करबला में अपने लिए कब्र बुक कराई थी। दरअसल वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की है कि कुरान शरीफ से 26 आयतें निकाल दी जाएं, क्योंकि ये आयतें आतंकवाद की शिक्षा देती हैं। इससे मुसलमानों में भारी रोष है और रविवार को लखनऊ में हुए एक सम्मेलन में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐलान किया कि वसीम रिजवी के मरने के बाद मुल्क में किसी भी कब्रिस्तान में दफन होने के लिए जमीन नहीं दी जाएगी और न ही कोई मौलाना उनके जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक बुधवार दोपहर 12:30 बजे होगी। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का ग्राफ देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखते हुए सभी राज्यों को पहले ही एडवाइजरी भेजी जा चुकी है। फरवरी के मध्य से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का रुख देखा गया था, जो लगातार जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार को लग रहा है कि अभी सतर्कता नहीं बरती गई तो कोरोना फिर से भयावह रूप ग्रहण कर सकता है। भारत में कोरोना वायरस का ग्राफ एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। आंदोलनकारी किसानों को मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का समर्थन मिला है। सत्यपाल मलिक ने रविवार को कहा कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से खाली हाथ नहीं वापस आना चाहिए। मलिक ने यह भी कहा कि किसानों के खिलाफ कोई अत्याचार भी नहीं होना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने रविवार को कहा, पिछले दौरे में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि किसानों के खिलाफ किसी भी तरह के बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव होगा मैं किसानों को मदद करूंगा। मैं किसानों का दर्द समझता हूं। सत्यपाल मलिक ने ये बात उत्तर प्रदेश के बागपत में एक कार्यक्रम में कही। मलिक ने कहा कि किसानों को खाली हाथ भेजना कोई अच्छा कदम नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर केस दर्ज किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में की सड़कों पर आज एक पोस्टर लगा जिसमें एक तरफ अखिलेश की तस्वीर जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। इस बहाने सपा ने बीजेपी पर निशाना साधा। लखनऊ के 1090 चौराहे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की एक साथ वाली होर्डिंग लगाई गई है। मुरादाबाद में अखिलेश यादव पर हुई एफआईआर के प्रकरण के बाद होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग में अखिलेश यादव पर मुकदमे लिखवाने और सीएम योगी पर मुकदमे हटाने की बात का जिक्र है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा सरकार बनने पर फर्जी एनकाउंटर की जांच होगी। उन्होंने कहा कि फर्जी एनकाउंटर के साथ ही हिरासत में मौतों की जांच भी होगी। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट और पीड़ित परिवारों की शिकायत पर जांच होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आज संविधान पर हमले हो रहे हैं। गाजियाबाद का एक मोबाइल वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक एक लड़के का हाथ पकड़कर पहले उससे उसका नाम पूछता है और नाम सुनने के बाद उसकी पिटाई शुरू कर देता है। ये घटना गाजियाबाद के डासना इलाके की है। दरअसल जिस लड़के की पिटाई की जा रही है वो एक मुस्लिम लड़का है। इसके बाद वो शख्स बच्चे का हाथ पकड़ता है और उससे उसका नाम पूछता है। नाम सुनने के बाद वो उससे मंदिर में आने की वजह पूछता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि वो पानी पीने आया था।
पुलिस ने बच्चे का बयान लिया है, मेडिकल कराया और एफआईआर दर्ज कर बिहार के रहने वाले आरोपी श्रृंगी नंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मंदिर के गेट पर ही एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। आदेशानुसार यति नरसिम्हानंद सरस्वती। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों का ग्राफ एक बार फिर से तेजी पकड़ता जा रहा है। देश में कोविड-19 केसों में 3.8% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रविवार को 25,320 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 26,291 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे यानी एक दिन में 118 लोगों के संक्रमण के चलते जान भी गई है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में हालिया उछाल पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील करते हुए कहा है कि मैंने तो पहले ही चेताया था कि कोरोना संक्रमण देश के लोगों के लिए अभी भी बड़ा खतरा है, लिहाजा आप सभी सावधानी बरतें और मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलें और कोविड संबंधित नियमों का पालन करें। बता दें कि राहुल गांधी भी देश में कोविड के हालातों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाते रहे हैं। लखनऊ का अभिमान हिंदी समाचार पत्र द्वारा स्टेशन रोड हुसैनगंज स्थित सिटी मोंटेसरी स्कूल के सभागार में स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले पत्रकार और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री श्री ब्रजेश पाठक, विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ की मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया एवं सिटी मोंटेसरी स्कूल के संस्थापक श्री जगदीश गांधी आदि गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। म्यांमार में सेना ने कई जिलों में मार्शल लॉ लगा दिया है। रविवार को हुई हिंसक घटनाओं के बाद ऐसा किया गया है। फरवरी में बगावत के बाद सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और आंग सान सूची को गिरफ्तार कर लिया गया था। रविवार को देश के कई इलाकों पर पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। फरवरी के बाद एक दिन में सबसे अधिक संख्या में लोग रविवार को मारे गए। सबसे ज्यादा मौतें यंगून में हुई हैं। प्रदर्शनकारी सूची की रिहाई की मांग कर रहे हैं। सूची नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेता हैं। उनकी पार्टी में नवंबर में हुए चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। सेना ने एलडीए और अधिकारी नेताओं को हिरासत में लिया है। सेना का आरोप है कि मतदान में धांधली की गई है, लेकिन सेना ने इस बारे में कोई सबूत नहीं दिए हैं। 1 फरवरी के हुए बगावत के बाद से सूची को किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है। सेना पर उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि सभी आरोप मनगढ़ंत है। सोमवार को उन्हें अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन इंटरनेट की समस्या के कारण वर्चुअल सुनवाई रद्द कर दी गई है। चीन के कई व्यापक ठिकानों पर हमले के बाद यंगून के 2 जिलों में मार्शल लॉ लगाया गया है। सोमवार को यंगून के कई अन्य इलाकों और मंडालय में भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर में दिसंबर में हुई तोड़फोड़ के बाद अब सरकार ने दावा किया है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई है। सरकार द्वारा बनाए गए जिरगा में हिंदू समुदाय और मुसलमान समुदाय के लोगों के बातचीत हुई और साथ मिलकर मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक समझौते के अनुसार अभियुक्तों ने दिसंबर में हुई घटना और 1997 में हुई इसी तरह की एक और घटना के लिए माफी मांगी। मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधियों ने हिंदुओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया। इस मीटिंग से जुड़ी जानकारियां सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और अभियुक्तों की रिहाई की कोशिश की जाएगी। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने शनिवार को कहा कि कारक समाधि को तोड़े जाने की घटना निंदनीय थी और धर्मों के बीच शांति और सद्भावना को खत्म करने की एक कोशिश थी। उन्होंने मामले को समझाने के लिए जिरगा के सदस्यों की तारीफ भी की। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुस्लिम उलेमा और हिंदू समुदाय के लोग भविष्य में शांति बनाए रखेंगे। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।